हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सात्विक। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि वेबजी में आ रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है पेज पे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3 है और हुज ऑल एंट्रीज आर 1। मतलब ए एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका सारा एंट्री 1 है। मतलब इसमें सारे एलिमेंट जितने भी 9 एलिमेंट होंगे वो सबके सब 1 होंगे। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। आगे देखते हैं। एंड लेट I3 बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा भाई? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अच्छा, ये भी 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि भाई I3 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर I3 नहीं भी लिखा होता, सिर्फ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा होता, तो आगे मेरे पास दे रखा है A-3I3 इज। तो हम लोग यहां समझ जाते हैं कि जब भी मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका ऑर्डर हमेशा सेम होता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब A-3I3 पूछ रखा है तो ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ 1 1, यहाँ 1 माइनस 2 1 और यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 1 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास A-3I3। अब देखना ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा ये इन्वर्टिबल है, नॉन इन्वर्टिबल है, ऑर्थोगोनल है या फिर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तुम सभी को पता है कि इन्वर्टिबल के लिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और नॉन इन्वर्टिबल के लिए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक बार डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो अगर इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाले, यानी कि A-3I3 का डिटरमिनेंट निकाले, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? देखना -2, यहाँ देखना 4 -1 -1 -2 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास -1 और यहाँ +1 1 और प्लस में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? -2 इंटू 3, यहाँ -1 और यहाँ -3 और +1 इंटू 3। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो गया मेरे पास कितना? -6, ये हो गया मेरे पास +3 और ये भी हो गया मेरे पास +3। तो ये क्या हो गया मेरे पास? 6 -6 यानी कि 0। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ M इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है over R, and if M dash be the transpose of M, then adjoint of M dash minus adjoint of M का whole dash is equal to क्या हो गई है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि adjoint of M dash और adjoint of M का ट्रांसपोज क्या बराबर होता है? बिल्कुल होता है। ये आप लोगों ने adjoint of मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। अच्छा, मेरे को फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है, यहां देखना, एडजॉइंट ऑफ M डैश माइनस एडजॉइंट ऑफ M का होल ट्रांसपोज। तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहां से हम लोगों ने देखा था, ये हो जाएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ M का ट्रांसपोज माइनस ये पहले से है एडजॉइंट ऑफ M का ट्रांसपोज। तो ये दोनों तो सेम ही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो कि है नल मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेना आप लोग। इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड A स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल 25, देन मॉड ऑफ X इज इक्वल टू। ऑप्शन दे रखा है, आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन देख लिया, अब मैं सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे A दे रखा है कितना? 5 5x x 0x 5x 0 0 5 और A स्क्वायर के डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है 25। तो हम लोग सबसे पहले A स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 5x x 0x 5x 0 0 5
ठीक है, यहाँ भी 5, 5x5, 0x, 5x, 0, 0, 5। हम लोग ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे फिर मैट्रिक्स से हम लोग डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, और जैसे ही हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे ए स्क्वायर का, फिर उसको हम लोग 25 से कंपेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर की डिटरमिनेंट की वैल्यू 25 दे रखी है और इससे मेरे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 5 25, बाकी 5x इंटू 0 और x इंटू 0 0 हो गया। 5 इंटू 5x हो जाएगा 25x। ठीक है, 5x इंटू x हो जाएगा मेरे पास 25x स्क्वायर और x इंटू 0 0। 5 इंटू 5 25, 5x इंटू 5x 25x स्क्वायर। ठीक है, और x इंटू 5 क्या हो जाएगा मेरे पास, 5x। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 5 0, x इंटू 0 0, 5x इंटू 0 0, 0 इंटू 5x 0, x इंटू x स्क्वायर और 5x इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, x इंटू 5x 5x स्क्वायर और 5x इंटू 5 25x। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0। ठीक है भाई, 0 इंटू 5 x 0, 0 इंटू x 0 और 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 5x 0 और 5 इंटू 5 25। अब मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम लोग ए स्क्वायर डिटरमिनेंट निकालते हैं। कितना हो जाएगा मेरे पास, इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 25, यहाँ देखना 25x स्क्वायर माइनस 0 और यहाँ माइनस 0 प्लस 0। इसको सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर 0 से हम लोग किसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया इसको फर्दर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 625x स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 625x स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी थी, 25। तो 625x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1/25। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आई, एक +1/5 और दूसरी -1/5। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया, मॉड ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/5। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरे पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए बी इज इक्वल टू O3 वेयर O3 डिनोट एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन चेक करके बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। मेरे पास क्या दे रखा है, A इंटू बी इज इक्वल टू O3, O3 जहां पे नल मैट्रिक्स है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मस्ट बी A इज इक्वल टू O3 एंड B इज इक्वल टू O3। यहां कॉमा, इसका मतलब एंड, और नहीं है। अब देखना, ये कह रहा है कि दोनों का दोनों A और B भी नल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक भी नल मैट्रिक्स हो गया तो दूसरे के साथ उसका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आएगा। जैसे कि देखो, मान लो यहां मेरे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है, और यहां मेरे पास कुछ भी है, x मान लेता हूं, x x x x x x x x x। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सब 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल मेरे को 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि दोनों का दोनों नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। अगर यहां में भी होता तो हम लोग बोल सकते थे, लेकिन यहां मस्ट है, मतलब दोनों का दोनों नल मैट्रिक्स होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक भी नल मैट्रिक्स हो गया तो दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं है। अब देखना क्या दे रखा है, इफ A is not equal to null matrix then must be B is not equal to null matrix। ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर A नल मैट्रिक्स नहीं है तो क्या पता B नल मैट्रिक्स हो जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा हो, मतलब नल मैट्रिक्स मिल रहा हो, तो B ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, इफ A is equal to null matrix then must be B is not null matrix। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, ए नल मैट्रिक्स है, जरूरी थोड़ी ना है कि बी भी नल मैट्रिक्स होगा या बी भी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। समझ रहे हो बातों को? बी नल मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां मैं बोलता तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहां मस्ट बोल रखा है। अगर ए नल मैट्रिक्स होगा तो बी पक्का नल मैट्रिक्स नहीं होगा। भाई हो भी सकता है ना, ए अगर नल मैट्रिक्स है, बी भी नल मैट्रिक्स, तब भी तो उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। और ए नल मैट्रिक्स है, बी नल मैट्रिक्स नहीं भी है, तब भी उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आएगा। तो यहां कुछ भी हो सकता था, इन्होंने मस्ट का यूज किया, इनको मे का यूज करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यही सही होना चाहिए, तीन तो गलत है। मे बी ए इज नॉट नल मैट्रिक्स एंड बी इज नॉट नल मैट्रिक्स, मतलब दोनों का दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है,
तब भी उन दोनों का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ऐसा हो सकता है, मे भी लिखा हुआ है, ये सही है। क्यों? देखो, मान लो मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास ए है 000 001 और 000 और बी है मेरे पास 000 100 और 000। ना ही ए नल मैट्रिक्स है, ना ही बी नल मैट्रिक्स है। अगर सारा एलिमेंट जीरो होता तो फिर ये ए नल मैट्रिक्स होता, और इसमें भी अगर सारा एलिमेंट जीरो होता तो बी भी नल मैट्रिक्स होता। लेकिन इन दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, करके देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ए भी नल मैट्रिक्स ना हो और बी भी नल मैट्रिक्स ना हो तब भी उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स मिल सकता है। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है मेरे पास ए आर दे रखा है cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई की पावर 1/9, ठीक है। तो यहां मैं ए आर को लिखता हूं। ए आर क्या है भाई? ए आर है मेरे पास cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई की पावर 1/9। अब मैं क्वेश्चन को उठाता हूं, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब एक बात बताओ, हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आई थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना, यहां थीटा की जगह 2r पाई है, तो cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई को हम लोग e की पावर आयोटा 2r पाई लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो इसकी जगह हम लोग ये लिख देंगे, तो लिखते हैं ए आर इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा इंटू 2r पाई, और इसकी पावर क्या दे रखी है 1/9, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा इंटू 2r पाई बाई 9। अब ये मेरे पास ए आर आ गया। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो a1 a2 a3, यहां a4 a5 a6 और यहां a7 a8 a9 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7 a8 a9 की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले मैं a1 निकालता हूं, कितना हो जाएगा? यहां r की जगह 1 पुट कर देंगे, तो e की पावर 2 आयोटा पाई बाई 9। अच्छा, ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 2 इंटू पाई बाई 9। ऐसे ही a3 e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 3 इंटू पाई बाई 9। a4 e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 4 इंटू पाई बाई 9। a5 e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 5 इंटू पाई बाई 9। a6 e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 6 इंटू पाई बाई 9। यह हो जाएगा मेरे पास a7 e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 7 इंटू पाई बाई 9। a8 हो जाएगा मेरे पास e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 8 इंटू पाई बाई 9। और यहां मेरे पास a9 हो जाएगा e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू 9 इंटू पाई बाई 9। ठीक है, हम लोगों ने a1 से लेके a9 तक निकाल लिया। अब हम लोग यहां पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? यहां हो जाएगा मेरे पास e की पावर 2i पाई बाई 9। यहां हो जाएगा e की पावर 4i पाई बाई 9। यहां हो जाएगा e की पावर 6i पाई बाई 9। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास? e की पावर 8i पाई बाई 9। यहां हो जाएगा मेरे पास e की पावर 10i पाई बाई 9। यहां हो जाएगा मेरे पास e की पावर 12i पाई बाई 9। ठीक है, यहां हो जाएगा मेरे पास e की पावर 14i पाई बाई 9। यहां हो जाएगा मेरे पास e की पावर 16i पाई बाई 9। और यहां हो जाएगा मेरे पास e की पावर 18i पाई बाई 9। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग e की पावर 3 को लिख सकते हैं e स्क्वायर इंटू ई, वैसे ही हम लोग e की पावर 4i पाई बाई 9 को लिख सकते हैं e की पावर 2i पाई बाई 9 इंटू ई की पावर 2i पाई बाई 9। ऐसे ही e की पावर 6i पाई बाई 9 को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर 2i पाई बाई 9 इंटू ई की पावर 4i पाई बाई 9। ठीक है ना? अगर बेस सेम होता है तो दो चीज अगर मल्टीप्लाई में होता है उसका पावर ऐड हो जाता है। ऐसे ही बेस सेम है, दो चीज मल्टीप्लाई में उसका पावर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा। बेस सेम है, दो चीज मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगा। 4 + 2 6i पाई बाई 9। ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा भाई? e की पावर 2i पाई बाई 9। यहाँ e की पावर 2i पाई बाई 9 इंटू ई की पावर 2i पाई बाई 9। यहाँ e की पावर
2i/9 इंटू ई की पावर 4i/9। ठीक है, यहाँ नीचे e की पावर 8i/9। अब इस सब को हम लोग इसको और इसको e की पावर 8i/9 की फॉर्म में लिखते हैं। तो e की पावर 8i/9 और कितना बच जाएगा 2, तो e की पावर 2i/9। ये कैसे लिखा मैंने, इस तरीके से लिखा, आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखना e की पावर 8i/9 इंटू कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा ना, 12 है, 8 गया तो 4, e की पावर 4i/9। और नीचे वाले को हम लोग एस डी जैसे ही रहने देते हैं, e की पावर 14i/9, यहाँ e की पावर 16i/9 और यहाँ e की पावर 18i/9। अब देखना रो 1 से हम लोग e की पावर 2i/9 कॉमन लेते हैं और रो 2 से हम लोग e की पावर 8i/9 कॉमन लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 1 e की पावर 2i/9, यहाँ e की पावर 4i/9, यहाँ 1 e की पावर 2i/9, यहाँ e की पावर 4i/9 और यहाँ e की पावर 14i/9, e की पावर 16i/9 और e की पावर 18i/9। अब देखना मेरे पास रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है। अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, इसलिए मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है इफ एस आर इज इक्वल टू दिस देन समेशन ऑफ एस आर R1 से लेके n इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शन दे रखा है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग एस आर लिखते हैं। एस आर कितना दे रखा है मेरे पास 2r 6r स्क्वायर माइनस 1 4r क्यूब माइनस 2nr। यहाँ पे है मेरे पास x y z और यहाँ है मेरे पास n प्लस 1, यहाँ पे है मेरे पास n स्क्वायर 2n प्लस 3 और यहाँ पे है मेरे पास n क्यूब n प्लस 1। ठीक है, अच्छा मुझे क्या निकालना है समेशन ऑफ एस आर, जहाँ r 1 से लेके n है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ 2r r 1 से लेके n समेशन ऑफ 6r स्क्वायर माइनस 1 और r 1 से लेके n और समेशन ऑफ 4r क्यूब माइनस 2nr जहाँ r 1 से लेके n। ठीक है, अच्छा x y z तो एज डी रहेगा, इसका समेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये r की टर्म्स में नहीं है, और सिमिलरली इसका भी समेशन नहीं होगा क्योंकि ये r की टर्म्स में नहीं n की टर्म्स में। तो यहाँ हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा n क्यूब इंटू n प्लस 1। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को पता है समेशन ऑफ r1 से लेके n का वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में याद किया होगा, r का r स्क्वायर का r क्यूब का, जहां r1 से लेके n हो रहा होता है उसका समेशन तुम लोगों ने याद कर रखा होगा। ठीक है, अच्छा समेशन ऑफ r स्क्वायर जहां r1 से लेके n होता है तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये भी तुमको याद होना चाहिए। अच्छा समेशन ऑफ r क्यूब जहां r1 से लेके n होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इन तीनों का यूज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले पहले वाले को फाइंड करते हैं। तो समेशन ऑफ r1 से लेके n 2r, ये कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू r का कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। अब इन दोनों को भी फाइंड करना था, फाइंड करते हैं। तो समेशन ऑफ r1 से लेके n 6r स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 6। r स्क्वायर का मैंने आपको क्या बताया था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अच्छा माइनस 1 का समेशन क्या हो जाएगा n, कैसे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार होगा n बार, तो ये जुड़ के n हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 से 6 कटेगा, यहाँ हो गया मेरे पास n स्क्वायर प्लस n और इंटू में 2n प्लस 1 माइनस में n, तो ये हो गया मेरे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस में n, तो प्लस n माइनस n कट गया, ये हो गया मेरे पास 3n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब। यहाँ से अगर हम लोग n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा अब इस वाले को फाइंड करते हैं। देखना 4 r क्यूब का मैंने आपको क्या बताया था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2n, r का क्या बताया था मैंने आपको n इंटू n प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ देखना 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। यहाँ से अगर हम लोग n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, n बचेगा n इंटू n स्क्वायर n क्यूब हो जाएगा, तो n क्यूब इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब उन तीनों समेशंस की जगह हम लोगों ने उनके रिस्पेक्टिव वैल्यू से उसको रिप्लेस किया तो मुझे ये डिटरमिनेंट मिला।
अब देखना इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 3 तो आइडेंटिकल है, ठीक है, और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो क्या ये एक्स वाई जेड और एन चारों पे डिपेंड नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल। देखो एक्स वाई जेड क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करवाने में रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड अगर 1 2 3 होता तब भी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होता और इसकी वैल्यू 0 आती। अगर ये 4 5 6 होता तब भी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल आता और इसकी वैल्यू 0 आती। तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, एन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। चाहे एन 1 ले लो तब भी यहां भी एन की जगह 1 पुट होगा और यहां भी एन की जगह 1 पुट होगा, फिर भी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होगा। एन 5 ले लो तब भी यहां भी एन की जगह 5 पुट होगा और यहां भी एन की जगह 5 पुट होगा, तब भी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होगा। तो भाई एन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्स वाई जेड और एन चारों पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऑप्शन डी सही होगा।